बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम फरीक जो मस्जिद में वीडियोग्राफी की मुखालफत कर रहा है, अपने मुतालबात पर अटल है। मुस्लिम फरीक के वकील ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और सर्वे के इंचार्ज कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा किया था। अदालत ने कमिश्नर की तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम फरीक ने इल्ज़ाम लगाया था कि कमिश्नर गैर जानिबदारी से तहक़ीक़ात नहीं कर रहे हैं। केस की अगली समाअत 9 जून को होगी। मुस्लिम फरीक के वकील अभय यादव ने अर्जी में कहा था कि कमिश्नर वहां सर्वे कर रहे हैं, हालांकि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का कोई हुक्म नहीं है। कमिश्नर अजय मिश्रा की क़यादत में जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की जानी थी। मुसलमानों के एहतजाज के बाद टीम मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकी थी और इसे वापस जाना पड़ा था। MIM सरबरा असदुद्दीन अवैसी से मुल्क की ताज़ा सूरत हाल पर न्यूज़ 18 के नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद, बुलडोज़र, यकसा सिविल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट पर इजहार ख्याल किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी के दौर हुकूमत में मुल्क को आग में झोंकने की और मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वहाँ पे वीडियोग्राफी की जा रही है, हालांकि कोर्ट ने अभी जो फैसला है सुरक्षित रखा है फिलहाल। कोर्ट का यह फैसला बिल्कुल गलत है। को हमारी नाक़िस राय में कोर्ट का यह फैसला एक तो 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, उसके खिलाफ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का जो सिविल टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया था उसके भी खिलाफ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है 91 का एक्ट है। तो ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है, और इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो फिर आप और देश को दोबारा उस आग में झोंकने की तैयारी हो रही है, जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से पहले और उसके बाद जो तमाशे हुए थे देश में। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार वो जाकर कोर्ट को बताती कि गलत है ये। भाई ये जिम्मेदारी आपकी भी तो है। पार्लियामेंट का जो एक्ट है उस पर अमल करना, उसकी हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप उसकी बात नहीं करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सर, अगर पूरे देश में जो चर्चा भी चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कई बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ घोषणा कर दी है कि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट से बनाया गया, क्या वो ख़त्म कर देंगे उसको? और जो हमारे देश में जो ट्राइबल लोग हैं उनको तो एग्जम्पशन दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट से, क्या वो एग्जम्पशन ख़त्म कर देंगे आप? तीसरा ये कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके कल्चरल राइट्स के प्रोटेक्शन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको गारंटी दी, क्या वो उसको ख़त्म कर देंगे? चौथी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो कल्चर है वो आर्टिकल 29 जो एक एब्सोल्यूट राइट है, मेरे को उसका प्रोटेक्शन हासिल है, आप कैसा मुझसे छीनेंगे? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो टैक्स रिबेट्स 2015 और 16 में जो मिले हैं, 3000 करोड़ के करीब मिले, तो भाई आप उसको मुसलमानों क्रिश्चियन को क्यों उससे आप दूर कर दिए उसको? जब वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। क्या गोवा में हिंदू परिवार में अगर कोई शादी के बाद उस महिला की उम्र 25 और 30 साल की होती है और उसको कोई औलाद या बेटा नहीं होता, दूसरी शादी करने की इजाज़त एक मर्द को दी गई है, मेल को दी गई है। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, इसको आप कंपलसरी मत थोपिए। सर, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स जो चल रही है वो है बुलडोजर के लिए। पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, अब दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ देखा आपने, अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, जहाँ तक जहांगीरपुरी की बात है वो तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। 85% टारगेटेड दुकानों को, घर को निशाना बनाए गए वो मुसलमानों के थे। उसमें यकीनन हमारे हिंदू भाइयों के भी कारोबार को नुकसान पहुंचा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मस्जिद के सामने आपने गेट को तोड़ दिया, एक खबर को तोड़ दिया, और सामने मंदिर थी उसको हाथ नहीं लगाया आपने। मध्य प्रदेश में सेंधवा में, खरगोन में आपने सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा, किस लिए? क्यों? पत्थर फेंके। आप होते कौन है तोड़ने वाले? कोर्ट तय करेगा ना। तो ये तो
भारत के संविधान को बुलडोजर लगाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को बुलडोजर लगाया जा रहा है और पूरे मुस्लिम समाज को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। वीडियो से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई के हज हाउस में खादिमुल हज्जाज की 2 रोज़ा ट्रेनिंग के प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नकवी ने कहा कि मरकजी हज कमेटी की कोशिश है कि इस साल का हज सस्ता हो। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले सालाना खादिमुल हुज्जाज के 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप में 350 से ज़ायद खादिमुल हुज्जाज ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2 साल के बाद आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होने वाले हैं। मरकजी हज कमेटी से 56,601 आज़मीन सफ़र हज पर रवाना होंगे। 2 साल के गैप के बाद हज 2022 हज 2022 होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान का हज 100% सब्सिडी फ्री है, वहीं दूसरी ओर 100% डिजिटल भी है। और इस 100% डिजिटल हज का नतीजा है कि इस बार जो एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस में अप्रॉक्सीमेट 80% एप्लीकेशंस डिजिटली ऑनलाइन आई हैं। खादिमुल हुज्जाज से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के सबब साफ सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ मेक इन इंडिया को भी लागू किया जाएगा। मुल्क भर के 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन की रवानगी का इंतजाम किया गया है। इससे मुतालिक सऊदी हुकूमत के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट भी हो गया है। आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जल्द ही शुरू होगा। इस बार हेल्थ और हाइजीन को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनके लिए तो है ही, वहाँ पर भी लोगों की सेहत और सलामती को हम सिक्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें, इसकी हमारी कोशिश है और ये इंशाअल्लाह इस बार हज जो है वो सफल हो सके। ख़वातीन खादिमुल हुज्जाज ने भी तरबियत लेने की ग़रज़ से 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। उनका कहना है कि वज़ारत अक़लियती उमूर ने उन्हें मौका दिया है और हज कमेटी की तारीख़ में पहली मरतबा 2 खातून को वाइस चेयरपर्सन के ओहदे पर सरफराज किया गया है। बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि देखो सब जेंट्स तो जा ही रहे थे, बट अब लेडीज़ मेहराम के बगैर जा रही है तो उसके साथ हम भी जा सकते हैं। जैसे कि गुजरात में मैं एक जा रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और उनके ये फैसले से हम सब लेडीज़ बहुत खुश हैं। नकवी साहब ने जो महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए जो प्रोफेस दिया है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उससे काफ़ी महिलाएँ जो हैं भाई, जिनके किसी के शोहर नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी के भाई नहीं है, जो हज करने से महरूम रह जाती थी, अल्लाह का करम है कि अब उनके ऐसा करने से सारे लोग हज पे जा सकते हैं। फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है और जल्द ही आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू होने वाला है। इनके लिए आज़मीन को ट्रेनिंग और खादिमुल हज्जाज को ट्रेनिंग के लिए इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। इस साल हिंदुस्तानी आज़मीन हज 10 एम्बार्केशन पॉइंट से सफ़र हज के लिए रवाना होंगे। मरकजी हज कमेटी ने चेन्नई समेत कई एम्बार्केशन पॉइंट को इस साल निकाल दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने चेन्नई एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट के तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और मुख्तार अब्बास नकवी से भी चेन्नई एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल करने का मुतालबा किया था। नकवी ने मुंबई में कहा कि हालात साजगार रहे तो आइंदा साल चेन्नई एम्बार्केशन पॉइंट को बहाल किया जाएगा। कई एम्बार्केशन पॉइंट जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एम्बार्केशन पॉइंट भी ड्रॉप हुआ है और कई ऐसे एम्बार्केशन पॉइंट हैं जो क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये हज हो रहा है। और हमसे भी चीफ मिनिस्टर साहब का चिट्ठी भी आई थी, बात भी हुई थी। हमने कहा है अगली बार इंशाअल्लाह अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है तो चेन्नई एम्बार्केशन पॉइंट बहाल हो।
राजस्थान पुलिस आज मुल्क के नामवर सहाफ़ी अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा में वाक़ उनके फ्लैट पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनके दरवाजे पर गिरफ्तारी का वारंट चिपका दिया। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। पुलिस की दलील है कि अमन चोपड़ा को 2 एफआईआर में हाई कोर्ट ने राहत दी है और तीसरे एफआईआर पर 10 मई को समाअत होनी है। ऐसे में इस मामले में उनकी गिरफ्तार करने की कोशिश कानून के मुताबिक है। राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस को बताए बगैर अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई, जो कि कानून के मुताबिक सही नहीं है। मध्य प्रदेश में अरसे दराज से अक़लियती इदारों की तश्कील नहीं किए जाने पर कौमी अक़लियती कमीशन ने अपनी तशवीश का इजहार किया। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयद शहजादी ने मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल को लेकर अफसरान और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए तशवीश का इजहार किया। अक़लियती इदारों के अफसरान मुस्लिम दानिशवरों ने सैयद शहजादी को मदारिस के असातिज़ा को 6 साल से तनख्वाह नहीं मिलने के साथ आइम्मा मसाजिद की तनख्वाहों में पेश आने वाली मुश्किलात से वाकिफ़ कराया। सैयद शहजादी ने मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह और मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लेकर हुकूमत को ख़त लिखकर मामलात हल कराने का वादा किया। तो हमने ये भी बात बताई है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि सरकार से जो सुविधाएं मिलती है जब भी मिलेंगे ना तब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा मदरसों का। तो हाँ बताए हैं कितने पेंडिंग में। अच्छा आप भेज दीजिए, हम इनको फॉरवर्ड करेंगे कि वो उस पर एक्शन लें। स्टेट कमीशन तुरंत बनाने के लिए हमने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखेंगे। आप इस पर चिंता मत करिए, हमसे जो है हमारे पावर से जो लिमिट्स जो है हम वो पूरा काम। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। लखनऊ में कैफी आज़मी एकेडमी में रस्म इजरा तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मारूफ शायर महताब हैदर सफ़ीपुरी मरहूम के शेरी मजमुआ नवेद सबा का इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में अहम अदबी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सियासी व समाजी रहनुमा अमीर हैदर की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर तनाज़े को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा ने मुंबई के बाद मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में उलमाए किराम, आइम्मा मसाजिद व ट्रस्टियान की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में यह तय पाया कि लाउडस्पीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए और शहर के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान लाउडस्पीकर के लिए अपने करीबी पुलिस स्टेशन से इजाज़त लें। साथ ही जुमे के खुतबे में आवाम को समझाएं कि वो किसी भी शरंगेज बयान को वायरल करने, मुश्तइल होने, कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। जुमा के नमाज में और जुमा के खुतबे में ये ऐलान कर दें आवाम के दरमियान, और साथ ही साथ जो है अपने ट्रस्टियान को, ज़िम्मेदारान को इस बात पर उभारें कि वो अज़ान के लिए करीबी पुलिस चौकी में परमिशन लें और उलमाए किराम खुतबा अपने आवाम को समझाएं कि पुरसुकून रहें, जज्बात में ना आएँ। इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत जल्द से जल्द बेहतर हो जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक फजर की अज़ान बग़ैर माइक के कही जाए और नमाज़ों के लिए जो अज़ान दी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उतनी ही आवाज़ में अज़ान दी जाए। हम तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान से भी यही गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में उसके अहकाम को फॉलो करें, उस पर अमल करें, और बहुत ही आसान है, उसमें कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक किसी भी मज़हब, धार्मिक या समाजी या दुनियावी किसी भी तकरीब में लाउड स्पीकर की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो हम ये ना समझें कि ये कौम मुस्लिम के लिए कोई मसला है, बल्कि ये कानून हर एक तबके के लिए, हर एक मज़हब के लिए है। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत की पुश्तपनाही और सेकुलर जमातों की खामोशी की वजह से ही कर्नाटक में बाज़ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें मुख्तलिफ मामलात को लेकर आवाम में कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रही हैं।
मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जनरल सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी ने कहा कि श्री राम सेना तंजीम लाउडस्पीकर न हटाने पर मसाजिद के सामने एहतजाज करने की हुकूमत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। रियासत कर्नाटक में लाउड स्पीकर को लेकर के जो बड़ा बवाल मचा है, कुछ हिंदुत्व फैसिस्ट फोर्सेस रियासत में जो है तशद्दुद फैलाने की और रियासत में एक अनरेस्ट फैलाने की कोशिश जो कर रहे हैं, जिसके अंदर अंदोला स्वामी नाम का एक श्री राम सेना का प्रेसिडेंट है, वो गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देता है। और बड़ी हैरत है कि सरकार ऐसे फैसिस्ट ताकतों को पुष्टपनाही कर रही है और कांग्रेस जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कर्नाटक में, वो खामोश बैठी हुई है, जबकि लाउड स्पीकर के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडेंस है कुछ डेसिबल्स यूज करने के लिए, जिसका पूरी तरीके से जो है हर मसाजिद में एहतमाम किया जा रहा है। इलाहाबाद में वाक़ एक पब्लिक स्कूल की तरफ से ईद मुबारक का मैसेज भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईद मुबारक मैसेज भेजे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ संगीन दफात के तहत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विश्व हिंदू परिषद का इल्जाम है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों पर दबाव बनाकर ईद मुबारक का मैसेज वायरल करने को कहा था। वीएचपी ने इल्जाम लगाया कि ईद मुबारक मैसेज के जरिए बच्चों का मजहब तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। शहर के केडगुंज पुलिस थाने में स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ आईपीसी की दफा 153A और 95A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की तहकीक के बाद कोई कानूनी कदम उठाएगी। ईद मुबारक मैसेज का मामला तूल पकड़ने के बाद स्कूल इंतजामिया ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी है और इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। इससे निश्चित ही जहां विद्यालय में सभी पंथ संप्रदाय व धर्म के लोग पढ़ते हों, उसी दिन हमारा अक्षय तृतीया का त्यौहार था, उसी दिन परशुराम जयंती थी। अगर उनको आपसी सामंजस्य कायम करना था, भाईचारा कायम करना था, तो वो अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को जोड़ करके उनको कोई मैसेज जारी करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चों को मोटिवेट करके कि जो बच्चा ये सोचेगा कि हम जालीदार टोपी लगाएंगे तो परीक्षा में हमको अधिक नंबर मिलेगा, तो निश्चित ही उस बच्चे की आस्था धीरे धीरे उस जालीदार टोपी की तरफ बढ़ेगी और आने वाले समय में उसी हिसाब से वो धर्मांतरण कराने का काम करेंगे। तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश, जो शांतमय उत्तर प्रदेश था, उसमें इस प्रकार से घृणित घटना कारित करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। बच्चों को मोटिवेट करके उनको धर्मांतरण के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया गया। ऐसी स्थिति में मैंने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और मैंने ये मांग किया है कि प्रिंसिपल साहिबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, विद्यालय को कौन फंडिंग और कहाँ से फंडिंग हो रही है उसकी जाँच होनी चाहिए, विद्यालय किस भूमि में बना हुआ है एसडीएम को चाहिए कि उस भूमि की भी जाँच होनी चाहिए। अगर वो अवैध भूमि में विद्यालय या सरकारी भूमि में विद्यालय बना हुआ है तो निश्चित तौर पर योगी जी का बुलडोजर उस विद्यालय पर भी चलना चाहिए कि जो विद्यालय मां सरस्वती के पावन मंदिर को एक धार्मिक उन्माद का अड्डा बनाना चाहता है, ऐसे विद्यालय से उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कभी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैंने ये निवेदन किया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये थाना कीटगंज जिला प्रयागराज का एक मामला है जिसमें एक पब्लिक स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से एक मैसेज भेजा गया स्टूडेंट्स को कि एक खास परिधान धारण करके और हैप्पी ईद बोलना है। इस तरह का एक कंप्लेंट एक मिस्टर लालमणि के द्वारा थाने पर दिया गया। तो चूँकि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और उनका वर्जन हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण मामला मानते हुए इसको एफआईआर सुसंगत धाराओं में, जिसमें 295A और 153A जैसी धाराएं उसमें लगाई गई हैं, उसमें दर्ज कर लिया गया है। इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा, तो मामला ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ का 250 साल कदीम मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद तबाही के दहाने पर है। तालीम पर ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है, ये कहना है कि मदरसा कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद सुफियान का। हाजी सुफियान ने प्रेस क्लब में दीगर अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की तारीख भी उतनी ही कदीम है जितनी शाही जामा मस्जिद की तारीख है। कुछ शरपसंद नासिर मदरसे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एसएसपी से मुलाकात कर शरपसंद नासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शरारती लोगों हैं, हमारा फर्जी इस्तीफ़ा दिखाकर
और बयान हल्फी लगा के कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वहाँ आगरे में उन्होंने सबमिट किया ये बात। मौलाना जमील साहब मेरे करीब बैठे हुए हैं, ये मदरसे में प्रिंसिपल रह चुके हैं। इनका बयान हल्फी भी लगाया ये कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह से वो कमेटी के अंदर दाखिल होकर उसे खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम हमारी हिंदुस्तानी रिवायत का हिस्सा है। ईद के बाद मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से भी ईद मिलन प्रोग्राम वर्क का इनकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में मेरठ में भी कौमी एकता सद्भावना समिति की जानिब से खुसूसी ईद मिलन प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में शहर की मौजूद शख्सियात के अलावा समाजी मजहबी रहनुमाओं और ज़िला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मौजूदा माहौल पर तशवीश का इजहार करते हुए इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। ज़रूरत यह है कि गले लगना का मकसद ही है कि आपसी मोहब्बत, प्यार, भाईचारा देश में पैदा हो। वो देश के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। कोई डिफरेंस आता है तो आपस में बातचीत करके उसको हल करना चाहिए और शांति बनाए रखने में सभी लोगों को योगदान देना चाहिए। विकास के लिए शांति जो है बहुत आवश्यक है। बहुत काफ़ी लोग मतलब ने शिरकत करी और सबने यही मुबारकबाद दी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया कि उन लोगों ने रात दिन मेहनत कर हमारी नमाज़ों को साथ खरीद को पूरा कराया, जिसके साथ हम लोग आज खुशी के साथ अपनी ईद। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।